हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बच्चों कैसे हो यार? बहुत दिनों के बाद आज केमिस्ट्री के सेशन के लिए मिला हूँ आप लोगों से। मैं बहुत सारा वर्कलोड आपको पता है, राइट? अच्छा, आज का जो हमारा जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, वो स्टार्ट करने से पहले कुछ बताता बात है आप लोगों को। मैं जानता हूँ कि यूट्यूब के जो वीडियोस होते हैं या जो वीडियो देख के पढ़ना होता है वो उतना मन नहीं करता या उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, मतलब या उतनी टाइम तक फ़ोन लेकर खाली पढ़ लूँ उतना मन नहीं करता। बराबर है, ये मैं आप लोग की बात समझ सकता हूँ। तो मैं क्या कोशिश करूँगा पता है क्या, वीडियोस के अंदर जब भी कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे ये टॉपिक मैंने लिख रखा है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले इन टॉपिक को लिख लूँगा और डायरेक्टली फिर आके समझा दूंगा। इससे मेरा लिखने का टाइम बचेगा, सो दैट आपको खाली जो मेन कंटेंट है खाली समझा दिया करूँ एक एक बार में, उतना खाली काम करूँगा। बट एक रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, या कोई भी प्रोफेसर जो बनाता है बड़ी मेहनत से बनाता है, तो उसको पूरा देखो यार, देखना ज़रूरी है, ठीक है? देखोगे तुमको सब कुछ क्लियर होते जाएगा वहाँ से, ठीक है? चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स का, तो अब तक हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखा था, रेट लॉ देखा था, ऑर्डर्स की बात की थी, nth ऑर्डर तक पढ़ लिया था, सेकेंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर लास्ट टाइम हमने डील किया हुआ था। आज एक कुछ अलग आने वाला बच्चों, बात आएगी आज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ना। व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर? समझ में आता है, वो तो हमने पढ़ा हुआ है कि सर जब हमारा रिएक्टेंट एक कुछ भी उस पर डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे स्यूडो में क्या बोल दिया, मतलब सर स्यूडो क्या? बच्चों देखो, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। बच्चों इसका मतलब होता है फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ये एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। बराबर, जरा समझना क्या हो रहा है। इसका डेफिनेशन तो क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन विच अपीयर टू बी द हायर ऑर्डर, मतलब जो दिखने में लगता है कि हायर ऑर्डर का है, फर्स्ट का नहीं, 2 या 3 का लगेगा, ठीक है, लगेगा कि हायर ऑर्डर का है, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस बिहेव एज अ रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, है ना? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करता है, होता नहीं है, बिहेव करता है, उसको हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये आप बोलोगे सर बिहेव कैसे करेगा कोई चीज? बच्चों एग्जांपल जरा सुनो, देखो बड़ा आसान कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत सिंपल है, फटाफट अभी हो जाएगा ये। देखो इसका मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है और ये कुछ बताऊंगा तुमको, पूरे यूट्यूब पे जल्दी कहीं नहीं मिलेगा चीज जो बताने वाला हूं मैं तुमको, ठीक है? एक ऐसा कंटेंट बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा सुनना। देखो मैंने लिखा है हाइड्रोलाइसिस, वाटर है यहाँ पे, ये हमारा वाटर है, इसको एमिंग कर दो, ये वाटर है, ठीक है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट या ईस्टर बोल लो इसको, ठीक है, ये ईस्टर है, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक कंडीशन। अगर मैं इस पे H+ रख दूं तो ये हो गया एसिडिक कंडीशन में। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट अंडर एसिडिक कंडीशन, इसमें मेंशन प्लीज कर लेना, अंडर एसिडिक कंडीशन। एसिडिक पे क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्यों इस पे बहुत ये कर रहा हूँ, बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है बच्चों? तो ये रिएक्शन हो गया और हमें क्या मिला, हमें मिला एसिडिक एसिड एंड मिथेनॉल मिल गया, ठीक है? ये दो हमारे ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गए। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लगता है कि 2 बंदे हैं जो इस रिएक्शन को करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वाटर है और ये आपका मिथाइल एसीटेट, आपका ईस्टर है जो रिएक्शन करवा रहा है। अब मुद्दा ये है कि सर ये 2 हैं कहीं ना कहीं, तो अब ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा ऐसा तो नहीं हो सकता। सर हमने जीरो ऑर्डर भी पढ़ा है बच्चों, हमने जीरो ऑर्डर भी पढ़ा हुआ है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये 2, वहाँ पे जीरो ऑर्डर पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा था, बट यहाँ पर ये बंदा काम में तो आएगा, इसका जरूरत है। जरा समझो हुआ क्या, मिथाइल एसीटेट और वाटर दोनों रिएक्ट किए, दोनों मिले और फिर हमको ये मिला प्रोडक्ट। स्यूडो वर्ड इसलिए आएगा, सॉरी ये दोनों मिले, दोनों मिलने के बाद बच्चों क्या हुआ कि हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाएगा कि यहाँ सेकेंड ऑर्डर या कुछ और हो सकता है, बट 1 तो नहीं दिख रहा। लेकिन बच्चों एक बात बताऊँ क्या, मान लो ये जो वाटर है ना, वाटर इसको मैंने एक्सेस कंडीशन में ले लिया, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में लिया। से फॉर एग्जांपल मैंने इसको 100 मोल्स ले लिए, 100 मोल्स, और ये वाला उसके कंपेयर में 0.1 मोल ले लिया। अब मुझे बताओ 0.1 मोल यहाँ के बहुत करेगा तो 0.1 मोल यहाँ से ले लेगा, किस में से, 100 में से, तो इसमें से 0.1 मोल, इसको एक और छोटा करो, चलो काम करो, 0.01 मोल कर दो, तो 0.01 मोल ये है, ये 100 मोल है। जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये इतना ज़्यादा है, 100 बच्चों ये यहाँ देखो 100 में से अगर मैं माइनस करूँ 0.01 तो कितना बच रहा है, 99.99, इतना तो बच जा रहा है। मतलब ऐसा बोलूँ कि कहीं ना कहीं इस बंदे ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, किसने, वाटर ने। जब इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो जो पूरा का पूरा रिएक्शन तो किस पर डिपेंड कर रहा है, उसका ऑर्डर मिथाइल एसीटेट पर बच्चों।
समझ में आई बात पूरी तरह से? ऐसे रिएक्शन जिसमें एक बंदा एक रिएक्टेंट एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है या एक्सेस अमाउंट में होता है और दूसरा वाला सिर्फ और सिर्फ पूरा रिएक्शन कहीं ना कहीं करा रहा होता है, उसको हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो सेकेंड ऑर्डर अपीयर होता है बट होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है। बात क्लियर हो गई? याद रखना ये सिर्फ एसिडिक कंडीशन में, सॉरी एक्सेस अमाउंट में होगा। अब सर अब आपने बार बार इस वर्ड पर, इस एसिडिक वर्ड पर बड़ा ज़्यादा फोकस करके इसको बहुत एम्फोसाइज किया था, बताइए ना क्यों ऐसा? बच्चों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कहीं नहीं तुमको मिलेगा ये चीज़। अगर एसिडिक बोलेगा ना वो हमें एग्जाम में, एसिडिक बोलेगा ना अगर, तो याद वो पक्का होगा, सिर्फ इसकी बात करो, ठीक है? अगर वो एसिडिक बोलेगा तो एसिडिक बोलेगा तो वो पक्का स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक? मान लिया। लेकिन अगर कहीं उसने गलती से ऐसा लिख के तुमको दे दिया ना कि अल्कलाइन, क्या? अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट या ईस्टर, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, मतलब ये सेम रिएक्शन होगा बट कंडीशन एसिडिक वाले नहीं होगी, अल्कलाइन कंडीशन होगी। उस वक्त इट विल बी ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो बता रहा हूं इसको प्लीज ध्यान रखना, कहीं तुमको जल्दी नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बात समझ में आ गई क्या? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ये आ जाएगा, पक्का क्लियर हो रहा है क्या? ओके, वैसे ही एक और ठीक है, ये एग्जांपल पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो अब मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जांपल की। देखो इसमें हमने गन्ना लिया है, केन शुगर, जो गन्ने का जूस होता है हमारा वो, अगेन वाटर मैंने फिर से एग्जांपल में ले लिया, और इस बार अगेन ये कैसा है, ये एक्सेस अमाउंट में है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में है, सेम कंडीशन 0.01 मोल ले लो, 100 ले लो। रिएक्शन हुआ भी, हमें ग्लूकोज मिला, हमें फ्रुक्टोज मिला। बच्चों एक रिएक्शन है जो आपके केमिस्ट्री के अंदर 12th में चैप्टर का नाम बायोमोलिक्यूल्स, क्या नाम? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी ये कंसेप्ट आपको, ये सेम रिएक्शन मिलेगा। मतलब ऐसा आपको पूछते हैं उसमें ना, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं कि हम कैसे बनाएंगे ग्लूकोज को, तो उसमें हम कैसे, उसमें एक मेथड होता है कि केन शुगर आपके पास होगी, उसमें हम वाटर मिला देंगे और हमको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मिलेगा। अब लेकिन तुम बोलोगे सर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिक्स होगा ना, हमें तो कोई एक ही चाहिए। बच्चों इसमें ना अगर हम अल्कोहल डाल देंगे तो उसके अंदर से ना ये आपका ग्लूकोज के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, आपको ग्लूकोज एक्स्ट्रा मिल जाता है बच्चों, वो आपको 12th में आएगा, वो भी एक कंसेप्ट नहीं है। अभी मैं बात करूं इसकी बात करूं तो फिलहाल के लिए ये रिएक्शन अगेन एक्सेस में ये है तो इसका बहुत कम पार्ट यूज होगा। अगर इसका कम पार्ट यूज होगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर से इट अपीयर्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर, सेकंड या थर्ड ऑर्डर का अपीयर हो रहा है, सेकंड ऑर्डर अपीयर हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन कैसा लगेगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, इसलिए हम बोलेंगे इसको इट्स अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें इसका ऑर्डर कोई पूछेगा आपसे ऑर्डर, तो आप बोलोगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके बच्चों, ये आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में जो डिस्कस करना था ये आपको कॉपी करना पड़ेगा, बट इसके पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। देखो हमने इस चैप्टर में ऑर्डर की पूरी आप बात कर ली है, एक नया टर्म आपके सामने लाऊंगा अब मैं, उसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है। आज के इस वीडियो का मेन कंसेप्ट वही है, मेन टॉपिक ही वो है, ठीक है बच्चों। अब एक रिएक्शन हुआ है, ये भी एक रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन में हमने कैसे भी करके यहाँ पे बोला कि इसका ऑर्डर ये बनता है, हमें समझ में आ गया। अब मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ एक्चुअली, ये पूरा इरेज करके नया स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलरिटी, बट आपको जस्ट आइडिया मिले कि एक्चुअली में होता क्या है मॉलिक्यूलरिटी, उसके लिए मैं कुछ दिखाऊं आपको बच्चों। तो जरा देखो ना, ये जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, दो रिएक्शन दिए थे, ये था, ये आपका दोनों रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है। जैसे ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की बात करता था, उसको रिएक्टेंट से मतलब था कि वो रिएक्टेंट के बेसिस हम बोलते थे कि वो फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर बनेगा, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग। सेम मॉलिक्यूलरिटी के केस के अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पे डिपेंड किया जाएगा। अब मेरी बात जरा सुनना, इस केस में अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो वाटर और आपका मिथाइल एसीटेट इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन के अंदर, दो बंदे लग रहे हैं, दो रिएक्टेंट लग रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन के लिए कोई पूछेगा ना कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी बच्चों बिल्कुल ये कुछ ये पूरा एलेबरेट करूंगा बट तुमको अभी समझ में आ जाएगा एक्चुअली में ये है क्या। मॉलिक्यूलरिटी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इसके लिए जिसमें हमें कहता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, इसके अंदर इट इज 2, दो लोग, क्योंकि दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुए तो हम बोलेंगे 2, सिंपल, एकदम सिंपल, दो बंदे 2, इसके लिए ले लो 2, इधर भी क्या आएगा मॉलिक्यूलरिटी 2, ठीक है, बात पूरी क्लियर हो रही है बच्चों। अब मॉलिक्यूलरिटी जो हमारा मेन टॉपिक है वो डिस्कस करूंगा,
लेकिन उसके पहले इसको ज़रा छाप लो और फिर उसके बाद मिलता हूँ, ठीक है? छापो। ओके, हो गया बच्चों? चलिए देखो, मैंने हेडिंग लिख दी आपकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए और समझाने की कोशिश की, ठीक है? थोड़ा सा जो हमने पहले अभी जस्ट ये देखा था उसमें जो यहाँ पे पढ़े थे कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या रिएक्ट में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उतना, जितना एक है दो है उतने अकॉर्डिंगली उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है, ठीक है? वो एक आइडिया था, लेकिन ये समझ लोगे तो इसके बाद पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी को पूरा लेके, ठीक बच्चों? तो देखो मैंने लिखा है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में डेफिनेशन बनता है द नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल्स विच टेक्स पार्ट इन अ एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अच्छा एक मिनट और सुनो, एलिमेंट्री वर्ड आपको नहीं मालूम होगा कि एलिमेंट्री क्या होता है। मैं कह रहा हूं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट बोल लो, रिएक्टेंट स्पीशीज बोल लो, विच मॉलिक्यूल्स द नंबर ऑफ अ रिएक्टेंट, एक्चुअली यहां पे आएगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है? यहां पे आएगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच takes part in an elementary step of a reaction is called as molecularity of a reaction. Now what is elementary step क्या होता है बच्चों? एग्जांपल जरा समझो, मुझे अगर A से D बनाना है, A से D बनाना है, तो ये सिंपल सा रिएक्शन लिखते दिख रहा है, बट ये एक सिंपल रिएक्शन नहीं है। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो ये और पार्ट्स में टूट सकता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। समझाता हूँ, पहले समझो क्या है ये। मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक? ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ स्टेप्स में टूट सकता है। इसका मतलब ऐसा कि A से पहले B बनेगा एंड उसी B से C बनेगा एंड देन फाइनली D बनता है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिनको हम और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। नाउ व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? सिंपल सा, अगर A से B बनाना हो और पार्ट्स में डिवाइड ना हो और ना टूटे, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इट्स अ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? हम क्या पढ़ रहे हैं? परफेक्ट है। देखिए ना, तो यहाँ पे ये इसका क्योंकि ये सिंगल स्टेप वाला है तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया, और वो नंबर ऑफ स्टेप में टूट सकता है इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन हो गया, सॉरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कभी भी मॉलिक्यूलरिटी के काम की चीज़ नहीं होती है। अगर आपको किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी निकालना है तो यू मस्ट बी डीलिंग विद द एलिमेंट्री रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? ऐसा रिएक्शन जो और पार्ट में डिवाइड ना हो सके। बात पूरी तरह से क्लियर हो गई बच्चों? बहुत बढ़िया। तो मैंने देखो वही लिखा है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हिच टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ये डेफिनेशन बन गया, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी की बात करूं जो आपको मैं समझाया कि ये आपके एलिमेंट्री रिएक्शन है बच्चों, इस केस में क्योंकि ये बंदा अकेला एक इन्वॉल्व है, इसको बोलोगे ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। यूनि मतलब वन मॉलिक्यूल वाला बंदा है। बात पूरी तरह से क्लियर हो गई क्या? अच्छा, इस डेफिनेशन में एक चीज और ऐड करूंगा, बच्चों, वो ये है कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच टेक पार्ट इन एलिमेंट्री विच टेक्स पार्ट साइमल्टेनियसली। नाउ मैंने ये साइमल्टेनियसली वर्ड क्यों यूज किया बच्चों? जरा प्लीज मेरी बात को जरा समझना। साइमल्टेनियसली मैंने बोला है, जरा समझो। अब जब भी रिएक्टेंट होते हैं, या तो एक रिएक्टेंट ऐसा अकेला होगा, वो टूट जाएगा, वो टूट के बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होगा। मैंने एग्जांपल यहाँ पे ले रखा हुआ, ये वाला मान लो कि अभी एक रिएक्शन है आपका, ये नहीं, ये देखो ना Br2। अब ये एग्जांपल है, अकेला बंदा ये क्या है, टूटेगा, टूट के अपने को देगा 2Br। तो ये बंदा अकेला था ना, सिंगल था, तो ये टूट गया, आसानी से काम हो गया। इस बंदा किसी और पे डिपेंड भी नहीं करता रिएक्शन होने के लिए। जरा समझाता रुको। मान लो कि रिएक्शन होने वाला था एंड वी नीड दो रिएक्टेंट की जरूरत है, A एंड B। तो दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलेंगे एंड रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। एक तो ये बात हो गई। एक ये बात है कि बंदा, ये अकेला एक बंदा है जिसको डिकम्पोज होना था। मान लो ये अकेला एक सिर्फ A है, रिएक्टेंट में A है, ये टूट के अपने को रिएक्टेंट देगा, सॉरी प्रोडक्ट देगा। तो ये बंदा अकेला था, तो जब इसको अकेले रिएक्शन करना होगा तो अपने मन से कर लेगा, जब ये हो गया रेडी तब रिएक्शन कर लेगा। लेकिन जब बात दो बंदों की आती है, दो लोग को रिएक्शन करना होता है, तो अब ये मान लो रेडी है बट ये बंदा अभी तक रेडी नहीं हुआ है, ये दोनों टकरा तो रहे हैं, कोलाइड तो हो रहे हैं बट प्रॉपर तरीके से कोलिजन नहीं हो रहा है, तो ये रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ लीड नहीं करेगा। समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे केसेस में डिफिकल्टी होने लगती है। क्या होती है? डिफिकल्टी होती है। अगर अकेला रिएक्शन करना है अच्छी बात, आसानी से कर लेगा। दो लोगों को करना होगा साथ में, तो ये लोग थोड़ी सी डिफिकल्टी से होंगे दोनों साथ, क्योंकि दो लोग को साथ में कोऑपरेट करना है। अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है, जब दो लोग को साथ में कोऑपरेट करना होगा तो डिफिकल्टी होती है। बात जरा समझना प्लीज। दोनों ने कोऑपरेट किया यहाँ पर, तो इसको, ये अकेला था तो बोला यूनिमोलिक्यूलर, ऐसा रिएक्शन होता है। जब दो लोग इन्वॉल्व हुए तो बोले बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। मान लो एक और ले लो,
अब 3 लोग की बात करता हूँ। 3 लोग को साथ में एक साथ आना है, कोलाइड होना है और रिएक्शन होके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है। ये कंपेयर टू 1 या 2 थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि ये रेडी होगा, ये रेडी होगा, शायद ये रेडी ना हो, या तीनों रेडी अपने मन से ना हो। बस समझ में आ रही क्या बोलो? कोलिजन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, मतलब एक बंदा अकेले काम कर लेगा या एक रिएक्टेंट अपने आप फट के बन जाएगा, रिएक्टेंट कुछ कर लेगा। 2 लोग साथ में कोलाइड होने के फिर चांसेस होते हैं। 3 लोग के चांसेस थोड़े से कम होते हैं कि तीनों साथ में कोलाइड करें। साइमल्टेनियसली की बात कर रहा हूं मैं, देखो मैंने कहा साइमल्टेनियसली कोलाइड होना चाहिए, बट साथ में होना चाहिए। तो साइमल्टेनियसली कोलाइड होना पॉसिबल नहीं है, या है बट रेयरली होता है, थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। अब 3 का छोड़ो, एक और लो 4, ये तो और एकदम ये हो गया कि 4 साथ में आके कोलाइड करेंगे, ये तो और डिफिकल्ट बात हो गई। बस समझ में आ रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? तो मैं ये खाली कहना चाह रहा हूं कि जब भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे एक दूसरे से या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे साइमल्टेनियसली, और वो एलिमेंट्री स्टेप होगा, तभी हम बोलेंगे कि तभी हम उसका मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल समझाता हूं, जरा समझना प्लीज। मैंने कहा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, मैंने सिर्फ 3 लिखे, बायोमॉलिक्यूलर एंड टर्मोमॉलिक्यूलर, सिर्फ 3 लिखे। मतलब यूनि का एग्जांपल मतलब क्या होगा बच्चों? यूनि मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट एक होगा, एक बंदा डिपेंड करेगा और वो प्रोडक्ट देगा। तो इस केस में व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन? क्योंकि एक बंदा सिर्फ इन्वॉल्व है रिएक्टेंट में, सिंपल सा, ये थियोरेटिकल वैल्यू है। तुम लोग अब तक नहीं कर रहे थे ऑर्डर, इसके पहले ऑर्डर में हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, इसको डबल किया तो रिएक्शन 4 टाइम बढ़ा तो इसका पावर 2 होगा, हम वो सब कुछ कर रहे थे बच्चों, बराबर। इधर देखो, इधर क्या कर रहे हैं मालूम है? इधर सिर्फ काउंट कर लो नंबर लेफ्ट में कितने हैं, दैट्स इट, सिंपल है। काउंट कर लिया, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 1 है तो 1। तो यहाँ पे ये क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप है, बोला जाएगा आपको ये एलिमेंट्री स्टेप है, और इसके अंदर जो आपका रिएक्टेंट होगा दैट विल एक्ट एज अ यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये हो गया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। या तो ऐसा लिख दो कि मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल्स टू 1, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल्स टू 1। इधर क्योंकि एक ही बंदा रिएक्ट कर रहा है, देखो 2 से मतलब नहीं रखना, कोएफिशिएंट इधर कोई ना, मॉलिक्यूलरिटी कितनी यहाँ पे, अगेन मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई बच्चों। इधर कितनी होगी मॉलिक्यूलरिटी? इधर भी सॉरी इधर 1, इधर कितना हो गया मॉलिक्यूलरिटी? 1 हो गया। पक्का क्लियर है? आसान एकदम। यहाँ पे ले लो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, 2 इन्वॉल्व होंगे तो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ना ये 2 है, ट्वाइस है ना सामने, तो 2 हो गए। इसमें क्या आएगा मॉलिक्यूलरिटी? 2। ये आपका भी एग्जांपल लिया था ना अपने, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर वाला जो जस्ट किया अभी, वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर कर रहे हैं यहाँ पर भी हम लोग, हमको यहाँ पे भी एसिड और अल्कोहल मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि 1 और 2 लोग इन्वॉल्व हैं तो क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा। यहाँ देखो 2, 1, 3 है, क्या आएगा मॉलिक्यूलरिटी? 3। इधर 2 और 1, 3। पूरी बात क्लियर हो गई बच्चों? पक्का। एक चीज और समझो, कहीं कहीं पे ना वो लोग आपको थोड़ा घुमाते हैं, समझाऊं जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बच्चों, मान लो जगह ही नहीं बची, यहाँ पे ले लो, हाँ ठीक है, अलग से दिखा रहा हूं। मान लो कि यहाँ पे उन्होंने बोला H2 हाफ आई, ऐसा उन्होंने बोल दिया, हाफ आई ऐसा कुछ तो बोल दिया, मान लो जस्ट, और उसने आपको HI दिया ट्वाइस। तो आप बोलोगे सर 1 और ये हाफ, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी होगा 1.5, 1.5। बच्चों एक बात और समझो, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 भी नहीं हो सकती। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि ये यहाँ पे कोई बंदा ही ना हो, कोई हो ही ना हो, सीधे रिएक्शन प्रोसीड करे? ऑर्डर में 0 ऑर्डर था, ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर था, ऑर्डर में फ्रैक्शन भी था, निगेटिविटी भी थी, ठीक है, लेकिन इधर नहीं है। मैं दोनों का डिफरेंशिएशन अभी बोर्ड पे लिखूंगा, आपको दिखाऊंगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछते हैं वो लोग आपसे, डिफरेंस बिटवीन दी ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो लिखाऊंगा, बट पहले मुद्दों को समझ लो। कभी भी एक मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 0 नहीं हो सकता, इन बातों को आपको लिखना होगा। ये कभी 1 होगा, 2 होगा, 3 हो सकता है, ये 3 वैल्यू ही मैक्सिमम पॉसिबल हैं। अब लोग ऐसा 4 भी नहीं बच्चों, 4 भी नहीं, मैंने अभी तो कहा कि 4 साथ में कोलाइड करके बनना भी पॉसिबल नहीं है जल्दी। तो ऐसे जाओगे ना इस तरीके से यूनि, बाय एंड ट्राई तक, तो इधर रेयरली होगा,
ये रेयर कॉम्बिनेशन है कि रेयरली ये चीज होती है, धीरे धीरे ना के बराबर होगा कि आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा। 4 साथ में कोलाइड करें साइमल्टेनियसली पॉसिबल ही नहीं है। तो मॉलिक्यूलैरिटी की जब भी बात होगी वो कभी जीरो नहीं होगा, मॉलिक्यूलैरिटी कभी निगेटिव नहीं होगा, या कभी वो फ्रैक्शनल नहीं होगा। वो 1 होगा, वो 2 होगा, वो 3 तक हो सकता है, 4 भी बहुत रेयरली देखने मिलता है। बात समझ में आई आप लोगों को बच्चों? पक्का देख लो, इन चीजों को समझ लो, इसको प्लीज लिखना। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, कैन नेवर बी इन निगेटिव, ठीक है? ये चीजें नहीं होंगी, प्लीज इनको कॉपी कर लो। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक चीज और देखो, इस केस में बोलोगे इसमें तो हम लोग 1.5 लिखे बच्चों, नहीं 1.5 नहीं आएगा। ऐसे केसेस में जब भी आपको ऐसा दिया जाए ना, आपको रिएक्शन को थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि नीचे 2 था ना, तो 2 से डिवाइड कर 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा 4। जरा बात समझो, बैलेंस्ड ना होगा, पता नहीं बैलेंस होगा मुझे पता नहीं, ठीक है? मैं खाली क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे केस में डबल कर दिया, अब देखो इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया, तो इस केस में मॉलिक्यूलैरिटी विल बी 3। ऐसा भी होता है जब वो फ्रैक्शन में देंगे तो आपको फ्रैक्शन हटाना है, ऐसा केसेस भी आपके सामने आएगा जब आप सॉल्व करोगे एमसीक्यूज। तो पक्का क्लियर हो गया बच्चों? पक्का ना? चलिए इन सबको लिख लो, इनको लिख लो, इसके बाद हम आगे का डील करते हैं, ठीक है? प्लीज लिखो। चलिए हो गया बच्चों, बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन दी ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। बड़ा कंफ्यूजन होता है, कहीं कहीं एमसीक्यूज में वो लोग डायरेक्टली खाली स्टेटमेंट लिखते हैं और कंफ्यूज आप हो जाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको लिखवा देता हूँ, यहाँ पर पढ़ा दूंगा, पूरा एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपके बोर्ड की भी दिक्कत ना हो, आपको बोर्ड में आने वाला ये। दूसरी चीज़, आपको जो एमसीक्यू सॉल्व करोगे उसमें भी कहीं प्रॉब्लम इसको लेकर नहीं होगी बच्चों, ठीक है? जरा देखो, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है दोनों में डिफरेंस में। पहला कहता है कि इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट टू विच द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन अ रेट लॉ आर अरेंज्ड। ये रेट लॉ हम कैसे लिखते थे? रेट लॉ सर R इज इक्वल्स टू के ए रेज टू, मान लीजिए 1 लिखा था, तो हमने बोला कि सर इस केस में ए रेज टू 1 दिया हुआ है, तो यहां पर इसका ऑर्डर विल बी 1, है ना? तो रेट लॉ में जब भी जो भी कॉन्सेंट्रेशन में वो रेज था पावर में, वही तो उसका रेट लॉ था, सॉरी वही तो उसका ऑर्डर था। यहां पर इट इज द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, अभी तो डील किया है ना, कितने मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए A प्लस बी इज गिविंग अस अ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हमारा A और B क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल्स हो गए, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी विल बी 2। क्लियर है? बढ़िया। नेक्स्ट, इट इज अ प्योरली एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी। बच्चों हमको कंडीशंस दी जाती थी कि ऐसे में डबल किया तो क्या, हाफ किया तो क्या, वैसा कंडीशंस था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकली देख के बोल सकते हो कि नहीं यार हो क्या रहा है, A प्लस बी हो रहा है तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। बात पूरी तरह से क्लियर हो रही है? बढ़िया। इट मे बी एन इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो, है ना? मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, क्या बोलते हैं नॉर्मल एक इंटीजर लाइक 1 2 जो नंबर होते हैं वो भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है नंबर। कौन? आपका ऑर्डर। बट आपका जो ये मॉलिक्यूलैरिटी है इट इज ऑलवेज एन इंटीजर, मतलब हमेशा 1 2 3 ऐसे, और इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा जल्दी हमको देखने भी नहीं मिलेगी, मतलब इसकी वैल्यू 3 से बड़ी होती भी नहीं, कारण वो 3 से ज़्यादा जो बड़े नंबर या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल साथ में कोलाइड नहीं कर सकते, तो ये 3 से बड़ा भी जल्दी नहीं होता, या 0 भी कभी नहीं मिलता। 1 2 3 इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दैट वी गेट। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बच्चों ऑर्डर नहीं देखता कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसने खाली ऑर्डर निकालना है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दे दो भाई, जो भी हो रहा है हम देख लेंगे एंड अकॉर्डिंगली ऑर्डर मिल जाएगा। बट इधर ये तो फिक्स है ना कि इट इज ओनली एंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन? हमारा मॉलिक्यूलैरिटी। बात पूरी तरह से क्लियर है बच्चों? सो इट इज ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। बढ़िया। नाउ वन मोर थिंग, लास्ट चीज, इट डज नॉट चेंज विद द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। मॉलिक्यूलैरिटी जो भी हो जाए, आप टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, कुछ चेंज कर दो कंडीशन के अंदर, तो उसका नंबर चेंज नहीं होने वाला, वैल्यू उसकी हमेशा सेम रहेगी। बात समझ में आ रहा है क्या? बट बात करिए ऑर्डर की बच्चों, हीट दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है मतलब ऑर्डर भी बढ़ सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इट मे चेंज, सुनो शायद दिखिए आप लोगों को, देखो, इट मे चेंज विद द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, इट डज नॉट चेंज विद द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। मैंने इन बातों को लिखा है बच्चों, ठीक है? प्लीज पॉज करना, इनको लिखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। 6 पॉइंट समझ लो है तो ये तुम्हारे एग्जाम में 3 मार्क के आपको आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ओके, नाउ इसके बाद बच्चों हम लोग 2 टॉपिक डील करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और एक इंटरमीडिएट रिएक्टेंट होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट चीज़ें होती हैं प्रोडक्ट, और आपका एक होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैं अभी जस्ट वही डील करूंगा, फिर उसके बाद होपफुली आज का जो ये सेशन है आज यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बट पहले इधर आप इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया? चलो
अब बात करेंगे बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की। यहाँ पे मुझे पहले डेफिनेशन या उसको लिखना सही नहीं लगा, मुझे लगा कि आपको अच्छे से समझा दूंगा सामने A to Z पूरा लिख के, वो आसान पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की, मतलब एक ऐसा स्टेप जिससे रेट ऑफ रिएक्शन मालूम पड़ता है। समझाता हूँ, आप एग्जाम्पल पहले पकड़ो, एक बात समझो कि नॉर्मली जो रिएक्शन होते हैं सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऐसा देखो, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वन ऑफ द step is slowest and is considered as rate determining step। अभी तुमको यहाँ से भी समझ में नहीं आएगा बच्चों, जरा मेरी बात समझना। देखो, रेट डिटरमाइनिंग in a complex reaction one of the step is the slowest and is considered as a rate determining step। ठीक है, ये मैंने बोल दिया, बात क्लियर है, आसान है। ठीक है, बोल दिया। मान लो इसका एग्जांपल एक समझाता हूँ कैसा होता है। नॉर्मली रिएक्शन यही बच्चों, एग्जांपल से बेटर होगा, पहले समझो। A से D तक की जो जर्नी थी हमारी, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मैंने बोल दिया कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और इसमें तुमको A से B मिला, फिर तुमने कहीं ना कहीं फिर उस B और C कंबाइन हुए, तुम्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं D मिला, ऐसा कुछ रिएक्शन हुआ। ये एक स्टेप, और ये मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था, उसको दो स्टेप में बांट दिया गया, 1 और 2, और तुमको ऐसा बताया गया कि ये रिएक्शन का ये स्लो स्टेप है, ये वाला स्लो स्टेप है, ये बोला जाएगा, लिखा होगा, ये स्लो स्टेप होगा। तो इसमें जो स्लो स्टेप होगा उसके हिसाब से हम निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इसका निकालो रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप वही करोगे, R = K B × C। इस तरीके से आप बोलोगे सर इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये है। नॉर्मली रिएक्शन में क्या था, A और B मिल रहा था, बट मैंने यहाँ पे क्या बोला, ये ऐसा बना। ये एग्जाम्पल है बच्चों, ये एग्जाम्पल है, समझो जरा इस बात को। इसका तुमको एक बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा बोर्ड पे मैं, भले इसको समझ लो। एक बात क्लियर हो गई क्या, कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था, ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हमने दो स्टेप में डिवाइड कर दिया, दो के बाद हमको D फाइनली मिला, और यहाँ पे मान लो ना B और C मिला, ऐसा कुछ तो होगा। फिर ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पे क्योंकि अलग अलग में, और A एंड D फाइनली बचेगा, और मेन रिएक्शन इस तरह से बनता है। एंड क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप था, इसलिए रेट, जब हम निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ इसके थ्रू निकालेंगे। एग्जाम्पल देख के समझाता हूँ बच्चों, ज़रा समझो। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2N2O5 है, एंड आपको सिंपली ये 4NO2 + O2 दे रहा है। देखो बैलेंस्ड है, 2 10 8 10 और ये, ठीक है, बैलेंस्ड है। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक हमारा ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बात पूरी तरह से क्लियर बच्चों, कोई डाउट किसी को नहीं ना? बढ़िया। अब हम इसको लिखें स्टेप वाइज बच्चों। स्टेप 1, तो स्टेप 1 में क्या होगा, यहाँ पर N2O5 हमको देगा, मान लो NO3 और NO2, और यहाँ पर एक और N2O5 होगा आपके साथ, क्योंकि देखो ना इनिशियली यहाँ पे 2 थे लोग, तो ये एक और होगा, वो कंबाइन करेगा आपके NO3 के साथ में, एंड फाइनली आपको वो देगा 4NO2, सॉरी 4 नहीं 3 देगा, ये 3NO2 + O2। अब इसको कर लो बैलेंस, तो देखो ना ये दोनों कट जाएंगे और ये पूरा ऐड होगा 1, ये दोनों सेम टू सेम, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ N2O5, इट इज़ गिविंग अस 4NO2 + O2। देखो ना यही रिएक्शन है, जो कॉम्प्लेक्स था उसको हमने स्टेप में बांटा, और ऐसा बोला जाएगा, मान लो कि ये वाला कहा जाएगा स्लो है, ये वाला स्लो स्टेप है, तो इसके हिसाब से, अब ये स्लो स्टेप है ना बच्चों, ये वाला तो स्लो है हमारा, क्लियर हो रहा है, ये हमारा क्या है, स्लो स्टेप है। तो अगर ये आपका स्लो स्टेप है, तो यहाँ पे निकालो रेट ऑफ रिएक्शन, कहीं निकाल रेट R = सिर्फ ये वैल्यू है यहाँ पर, तो कांस्टेंट K N2O5। बात पूरी तरह से क्लियर हो गई, ये आ गया यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। पक्का पूरा देखो समझ में आ गया क्या? तो इन सब स्टेप में से एक स्टेप होता है जो कि क्या होता है, स्लोएस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब बोलोगे सर लेकिन वो स्लो वाले को क्यों बोला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? बच्चों मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि रिएक्शन हुए 2 स्टेप, यहाँ ये वाला एग्जाम्पल 2 स्टेप थे, मान लो कि 3-4 स्टेप में हो रहा है। मान लो कि कोई
कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है ना, बिल्डिंग बनाई जा रही है और बिल्डिंग के अंदर स्कूल एक्चुअली बन रहा है, स्कूल बन रहा है, उसके अंदर सारा कुछ बन गया, टॉयलेट बन गया, नीचे के फ्लोर्स बना दिए गए, हर एक चीज़ हो गया, स्टाफ रूम बन गया, जहाँ पे फीस कलेक्ट किए थे वो बन गया, हेड ऑफिस बन गया, टीचर लोग का बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन क्लासरूम ही नहीं बना, या क्लासरूम सबसे स्लोली बना। तो इन सब में सबसे मेन क्या था, स्कूल मतलब क्लासरूम, तो क्लासरूम के लिए अपने को वो तो चाहिए था ना, क्लासरूम बनना चाहिए था, तो वो सबसे स्लो बना। तो बेसिकली मैं ऐसा बोलूँ कि उस रिएक्शन जो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, उनमें से सबसे स्लो वाला रिएक्शन होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा एक बात समझ लो। तो वो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और हम लोग कभी भी सिर्फ और सिर्फ उसी से निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखना, तुमको एग्जाम में इस तरह से 2 इक्वेशन दी जाएंगी एंड दे विल आस्क यू, बताइए कि इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, या इसका रेट लॉ निकालो, तुमको बोल देंगे बच्चों, सिंपल है, 2 लॉ दे देंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं देंगे, सिंपल सा, एक स्टेप 1 स्टेप 2, इसको स्टेप 2 लिख लो प्लीज, ये आपका स्टेप 2 है, वो आपको ऐसा दे देंगे और वो आपसे कहेंगे कि भाई अब निकालो रेट लॉ, और वो आपको लिखेंगे लोग कि ये स्लो होगा। तो ये आपको समझना है कि जो स्लो वाला है हमें सिर्फ और सिर्फ उसका रेट लॉ निकालना है, और उसका सिर्फ रिएक्टेंट आता है, पावर कोएफिशिएंट कुछ नहीं, कुछ कंडीशन नहीं दिया तो पावर में हमने 1 ले लिया बच्चों। और एनी हाउ एक्सपेरिमेंटली प्रूव वैल्यू है, जो मैंने लिखा है एक्सपेरिमेंटली प्रूव वैल्यू है, ठीक। तो ये था आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नाउ वन मोर थिंग, आपने कहा सर आप बताओगे रेट इंटरमीडिएट, बच्चों रेट इंटरमीडिएट भी चलो मैं इसी में डील कर लेता हूँ कहीं ना कहीं। रेट इंटरमीडिएट ना ऐसा कुछ प्रोडक्ट होता है जो रिएक्शन के दौरान मिलता है और रिएक्शन में खत्म हो जाता है, मतलब मेन और फाइनल प्रोडक्ट हमको दिखेगा नहीं वो। एग्जांपल यहीं सामने पड़ा हुआ है आपके, N2O5 टूटा, NO3 मिला, NO2 मिला, NO3 आपको यहाँ से मिला बच्चों, वो रिएक्शन वापस यहाँ पे यूज हुआ, देखो ये आपका यहाँ पे मिला, एक मिनट रुको, ये आपको यहाँ से मिला था और यहाँ पे यूज भी हो गया, और देखो फाइनल प्रोडक्ट में NO3 है ही नहीं। तो ऐसा बंदा जो सिर्फ रिएक्शन के दौरान मिलता है एज अ प्रोडक्ट और बाद में यूज हो जाता है एंड फाइनल रिएक्शन में होता ही नहीं है, उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। बात पूरी तरह से क्लियर है, क्या होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो हमको फाइनल रिएक्शन के अंदर मिलता ही नहीं है, पक्का। ओके बच्चों, तो ये आपका था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इंटरमीडिएट हो गया। मैंने बच्चों सारी चीज़ें लगभग डील कर ली हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा, आज की वीडियो मतलब इतना ही है, और अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें हम डील करेंगे अरेनियस इक्वेशन, मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा और उसमें खत्म कर दूंगा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल साथ डील करने पड़े, या 1-2 वीडियो और लग सकते हैं। एक वीडियो में थ्योरी पूरी डील की जाएगी उसकी, एंड देन लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स होगा पूरे चैप्टर का, लाइक ऑर्डर्स के जो हमने पहले पढ़े हैं उनके रिएक्शन भी हम डील कर लेंगे, वो भी जल्द से जल्द बना के आपको दे दूंगा बच्चों, और ज़्यादा लेट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। आप इन सबको लिख लो और अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए